अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आजकल के दौर में जो सबसे बड़ा तनाज़ा चल रहा है वो अमेरिका का फ़ैसला है कि वो अब नई 6.8 बाय 51 गोलियों का इस्तेमाल करेंगे, जिसका दूसरा नाम 277 फरी भी है। इसके अलावा वो अपने ज़ेर इस्तेमाल नए किस्म की राइफ़ल्स भी कर रहे हैं, जिसको M5 या फिर 6 फेयर कहते हैं, जो कि असल में 6 MCX का ही एक वर्जन है। चलें अब हम उन हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है और बंदूकों के शौकीन भी इस नई तब्दीली के बारे में जानने के लिए बेकरार हैं। पहली जंग अज़ीम के वक्त तकरीबन पूरी दुनिया की मिलिट्री के पास ऐसे किस्म की पावरफुल बंदूकें और कार्ट्रिजेस थे जो कि सोल्जर्स बड़ी आराम से फायर कर सकते थे। जैसे अमेरिका के पास 30-06 स्प्रिंगफील्ड थी। ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान आता था, वो लोग 303 ब्रिटिश इस्तेमाल कर रहे थे। जर्मन्स 792 बाय 57 mm मॉसर का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि रशियंस 76 बाय 54 R का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि शायद सबसे पुराने कार्ट्रिजेस हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक हो रहा है। जंग के दौरान जर्मन्स को एहसास हुआ कि उनके पास कार्ट्रिजेस बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से जर्मन मिलिट्री ने इन कार्ट्रिजेस को तर्क करके 792 बाय 33 कर्ट्स की गोलियों को ज़ेर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जर्मन ज़बान में कर्ट्स का मतलब होता है छोटे का। असल में ये कार्ट्रिजेस दरमियाने साइज़ के थे, लेकिन उस ज़माने की राइफ़ल्स के कार्ट्रिजेस के लिहाज से इनका शुमार छोटे कार्ट्रिजेस में हो रहा था, लेकिन पिस्टल के कार्ट्रिजेस के लिहाज से ये काफ़ी बड़े थे। अब कार्ट्रिजेस का मसला तो हल हो जाता है, लेकिन इन कार्ट्रिजेस के लिए उन्हें नई राइफ़ल्स भी चाहिए थी। इस वजह से जर्मन्स ने STG-44 बनाई, जिसको जर्मनी में स्टंगवेयर और इंग्लिश में असॉल्ट राइफ़ल भी कहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास पहली दफ़ा असॉल्ट राइफ़ल का जन्म होता है, और उर्दू में असॉल्ट का मतलब हमले का है। आजकल जितनी भी असॉल्ट राइफ़ल्स बनाई जा रही हैं, इन सब की बुनियाद जर्मन्स की STG-44 स्ट्रैंगवेयर ही है। दूसरी जंग अज़ीम के वक्त मशरक़ी महाज पर रशियंस और जर्मन्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। रशियंस को बहुत जल्द ही जर्मन्स की नई राइफ़ल्स की अफादियत का अंदाज़ा हो गया। इस वजह से रशियंस ने सोचा कि क्यों ना हम भी दरमियाने साइज़ के कार्ट्रिजेस बनाएं और उसका इस्तेमाल करें। इसी वजह से दूसरी जंग अज़ीम के बाद रशियंस ने 76 बाय 39 साइज़ के कार्ट्रिजेस बनाए, और इन कार्ट्रिजेस के इस्तेमाल के लिए इन्होंने दुनिया की मशहूर ज़माना राइफ़ल यानी AK-47 बनाई, और इसके साथ SKS असॉल्ट राइफ़ल भी बनाई। जर्मन्स और रशियंस की देखा देखी ब्रिटिशर्स ने भी यही नतीजा अखज़ किया कि अब उन्हें नए किस्म के कार्ट्रिजेस बना लेने चाहिए। इसी वजह से उन्होंने EM2 बुलपॉप, जिसको जेनसन राइफ़ल भी कहते हैं, बनाई, और इस राइफ़ल के लिए इन्होंने 280 ब्रिटिश कार्ट्रिजेस भी बनाए। इसी दौरान बेल्जियंस की एक कंपनी फैब्रिक नेशनल एक नई किस्म की राइफ़ल्स बना रही थी, जिनका नाम FN-FAL था, और ये बरतानिया ही के कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि 280 ब्रिटिश का। तकरीबन 50 सालों से बरतानिया 303 इनफील्ड का इस्तेमाल कर रही थी, जिसको रिप्लेस करके अब वो जेनसन राइफ़ल का इस्तेमाल करने लगी। पर अफसोस ये राइफ़ल को बहुत कम अरसे के लिए ही वो इस्तेमाल कर सकी, क्योंकि ये वो ज़माना था जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद नेटो का वजूद अमल में आ रहा था, जो कि इत्तेहादियों की एक तंजीम थी जिसमें अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन ममालिक शामिल थे। इत्तेहादियों को डर था कि अगर दूसरे जंग अज़ीम के बाद इन्हें रशियंस और इसके इत्तेहादियों से लड़ना पड़ गया तो नेटो के पास अच्छे किस्म के और एक ही किस्म के हथियार होने चाहिए अपने दुश्मन को हराने के लिए। दूसरी जंग अज़ीम के वक्त बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस के पास मुख्तलिफ़ किस्म की राइफ़ल और कार्ट्रिजेस थे, जो कि किसी भी जंग के महाज के लिए एक बहुत ही भयानक सपना है, जिसकी वजह से नेटो ने यह फ़ैसला किया कि हम एक ही तरह की राइफ़ल्स और एक ही किस्म के कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से नेटो ने 1950 में डिफरेंट कार्ट्रिजेस और राइफ़ल्स का ट्रायल लेना स्टार्ट कर दिया एबरडीन प्रूविंग ग्राउंड में, जो कि मैरीलैंड में है। बरतानिया अपनी जेनसन राइफ़ल का ट्रायल देता है,
بیلجینز اپنی FNFAL کا، جبکہ امریکنز اپنی پروٹوٹائپ T25 رائفل کا ٹرائل دیتے ہیں جس کے اندر 308 وینچسٹر کا کارٹریج ڈلتا تھا۔ یہ کارٹریج سائز میں تو چھوٹا تھا پر اس کی پرفارمنس سب سے بری تھی، پر اس کے باوجود امریکن ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھے کہ وہ کسی صورت میں بھی درمیانی سائز کا کارٹریج کا استعمال نہیں کریں گے۔ امریکنز فل سائز کارٹریج جو کہ 30 کیلیبر کا تھا اس کا استعمال ہی کرنا چاہتے تھے۔ برٹش نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے بھی امریکہ کو راضی کر سکیں اور منا سکیں 280 برٹش کارٹریج کے استعمال کے لیے۔ ان کا سب سے بڑا مخالف US کرنل رین اسٹڈلر تھا جو کہ چھوٹے ہتھیاروں کی دیکھ بھال کا ہیڈ تھا۔ یہ نہ صرف 280 برٹش کارٹریجز کو ناپسند کرتا تھا بلکہ بل پاپ ڈیزائن کو بھی کافی ناپسند کیا کرتا تھا۔ اس کے مطابق جو چیز بھی امریکہ میں نہیں بنائی جا رہی وہ بیکار ہے۔ بہرحال برطانیہ نے 280 رینج کے کارٹریجز بنائے جو کہ 308 وینچسٹر سے ملتے جلتے تھے، اور 1951 میں برطانیہ نے جیسن رائفل بھی اختیار کر لی اور ان کے مطابق یہ ان کی سٹینڈرڈ رائفل تھی۔ یہاں پر پھر سے امریکنز نے جتانے کی کوشش کی کہ وہ کسی صورت میں بھی 30 کیلیبر یعنی 762 سے کم درجے کی گولی نہیں اپنائیں گے۔ اسی دوران برطانیہ میں نئے پرائم منسٹر کے لیے انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں جس میں مسٹر چرچل جیت جاتے ہیں۔ وہ اپنے دوست امریکہ کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سارے نیٹو میں ایک ہی قسم کی گولیاں استعمال ہوں گی۔ آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے، کافی ذہین ہے، یعنی 30 کیلیبر کی کارٹریجز کا استعمال ہوگا۔ اسی وجہ سے برطانیہ اور بیلجینز کو ایسی قسم کی گنز اپنانی پڑتی ہیں جس میں 30 کیلیبر کی گولیاں ڈالی جا سکیں۔ یورپینز نیٹو کا خیال تھا کہ جس طرح سے انہوں نے امریکن گولی کا استعمال کیا ہے وہ بھی FNFAL رائفل کا استعمال کریں گے، پر ان کے خیالات کے بالکل برخلاف ہو کر امریکنز نے M15 رائفل کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ M15 اصل میں ایسی قسم کی رائفل تھی جو کہ امپروو ورژن تھی ایسی رائفل کا جو اس کا استعمال امریکنز دوسری جنگ عظیم میں بھی کر چکے تھے۔ سوائے امریکہ کے باقی ساری کنٹریز FNFAL کا استعمال کرنے لگتی ہیں، حتیٰ کہ FNFAL کو رائٹ آرم آف دا فری ورلڈ بھی کہا جانے لگا۔ وہ تمام کنٹریز جو برٹش کامن ویلتھ کا حصہ تھی وہ اس کا نام FNFAL سے بدل کر FNSLR رکھ دیتی ہیں۔ چلیں اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جب ویتنام کی جنگ میں پہلی بار امریکن فوجیوں کو M14 استعمال کرنے کا موقع ملا، فوجیوں کو اس رائفل استعمال کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ کافی وزنی رائفل ہے۔ جب اس کو فائر کیا جاتا ہے تو فوجیوں کو کافی زور سے جھٹکا لگا کرتا تھا، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے ویتنام کے جنگلات میں استعمال کرنا اور ہینڈل کرنا کافی دشوار تھا۔ یہاں پر امریکنز کو پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہمیں درمیانے سائز کی گولیوں کی ہی ضرورت ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ US کے ایئر فورس کے گراؤنڈ ٹروپس پہلے ہی سے M16 کا استعمال کر رہے تھے جس میں 5.5x45 سائز کی گولیاں ڈلتی تھیں۔ US کی آرمی M16 کا اچھی طرح تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ویتنام کے جنگلات کے لیے M16 کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں پر انہیں پہلی بار M16 کے فوائد کا احساس ہوا، یعنی کہ درمیانے سائز کے کارٹریجز۔ US کے ٹروپس نے M16 کو کافی پسند کیا کیونکہ یہ وزن میں ہلکی تھی جس کی وجہ سے US ٹروپ زیادہ ایمو اٹھا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے M14 کو بہت تھوڑے عرصے کے لیے نیٹو کا سٹینڈرڈ بنا دیا گیا۔ امریکہ کے بعد باقی نیٹو کنٹریز نے بھی درمیانے رینج والی گولیوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ 1970 کی دہائی سے لے کر 90 کی دہائی تک سارے یورپین ممالک نے ایسی رائفلز اپنا لی جن کے چیمبر 5.5x45 رینج کے تھے۔ اس وجہ سے نیٹو کو 5.5 نیٹو بھی کہا جانے لگا۔ اب اگر پاکستان کی بات کریں تو 1960 میں پاکستان نے بھی نیٹو 762 گولیوں کو اپنایا تھا اور اس کے لیے جرمن سے G3 رائفلز منگوائی تھی۔
21वीं सदी के शुरू में वॉर ऑफ टेरर का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान में ये बहस छिड़ गई कि हमें G3 राइफ़ल्स को चेंज करके ऐसी राइफ़ल्स लेनी चाहिए जो कि NATO 556 की गोलियों को सपोर्ट कर सके। पर पाकिस्तानी आर्मी को इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर दुश्मन जो हमला करते हैं वो पंजाब या थर के मैदानी इलाकों से करते हैं और इसमें लॉन्ग रेंज कार्ट्रिजेस काफ़ी कारआमद साबित होते हैं और जिसके लिए G3 राइफ़ल्स काफ़ी सूटेबल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की पूरी आर्मी को फिर से नई गन्स देना पाकिस्तान के लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता था, जिससे अच्छा तो ये है कि हम कोई न्यू जेट्स ही ले लें, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को कोई जल्दी नहीं थी कि अपना पूरा असलहा बदल कर 556 नेटो को अपना लें। अब अफ़गानिस्तान की जंग के दौरान अमेरिका को ऐसी गोलियों की ज़रूरत थी जिनकी रेंज ज़्यादा हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक मैदानी इलाका है। फिर से तज्ज़िया करने के बाद इन्होंने 6 फेयर यानी कि M5 राइफ़ल का इस्तेमाल करने का सोचा। इस बात पर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई, क्योंकि इसमें 277 फरी कार्ट्रिजेस डल रहे थे जो कि NATO 762 से छोटे हैं, लेकिन इनके मुकाबले के लिए काफ़ी सुपीरियर हैं। इससे सवाल ये उठता है कि US ने जो वियतनाम की जंग के दौरान सबक सीखा था, क्या वो भूल गए हैं? अमेरिका इसकी ये सफाई देते हैं कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और चाइना ताइवान को धमकियां दे रहा है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसे चाइना या फिर रशिया से कोई तनाज़ा हो जाए। लेकिन यहाँ पर M5 बड़ी कारआमद साबित होगी, क्योंकि वो अपने टारगेट पर एक्यूरेटली लगेगी जब वो फासले से फायर करेंगे। और दूसरी वजाहत जो US देते हैं वो ये है कि फ्यूचर में चाइनीज़ और रशियंस ने जब इनसे लड़ाई होगी तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होंगी, जिसकी वजह से 556 नेटो आसानी से इन जैकेट्स में सुराख नहीं कर पाएगी। इन सारे मामलात के होने के लिए तकरीबन 2 साल तो लग सकते हैं, तो क्यों ना हम अपनी आर्मी को पहले से ही इक्विप कर दें। अब आखिर में मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये US का सही डिसीजन है? क्या फिर से नेटो को M5 राइफ़ल्स दी जाएंगी कार्ट्रिजेस के साथ? और इन तमाम कार्रवाइयों का पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।